हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 2 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, चैप्टर 2 कॉन्ग्रुएंस में क्या दिया हुआ है, कैसे क्या करना है। कॉन्ग्रुएंस जो है वो आपने पहले भी पढ़ा है 10वीं क्लास में, जिसमें हम एंगल थीटा नियम से करते थे, एंगल नियम से करते थे, या फिर हम साइड जो है वो रूल लगाते थे, साइड रूल, एंगल रूल, साइड एंगल रूल। ठीक है, तो ये जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते थे इन तरीक़ों से। लेकिन आज हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस को कैसे करना है, क्या होता है कॉन्ग्रुएंस इन द केस ऑफ द मॉड्यूलो एंड द डिविजिबल। इफ़ यदि ए एंड बी आर द टू इंटीजर, अगर ए और बी जो है वो टू इंटीजर है, ए और बी टू इंटीजर है, एंड एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट एम जो है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को। ठीक है, देखिए इसने क्या बोला है, ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर, एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एम जो वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है, इट मीन्स एम इज ए डिवीजर ऑफ ए माइनस बी, देन ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो एम। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए एम जो है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को, ठीक है, एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए जो है ना, ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, मॉड्यूलो क्या रहेगा, एम रहेगा। हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जब कैसा होता है, इस तरीके से होता है, तो बी और हमारा यहाँ क्या होगा, मॉड्यूलो एम। इन द केस ऑफ दिस, ये जो बी है ना, ये कहाँ जाता है, इस तरफ जाता है, कि हम इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस में बी इज इक्वल टू में मॉड्यूलो एम करके लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी मॉड्यूलो एम। जब ये बी इधर आएगा ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं, जीरो। क्या बच जाएगा, जीरो, क्योंकि देखो बी हमने यहाँ ले लिया। जब बी यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, इन द केस ऑफ दिस जीरो बच जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एम जो है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो बाय द डिवीजन मेथड इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी जो वो किसके बराबर हो जाएगा, एम के, कि जब भी इसको डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ इंटीजर एम के आ जाएगा। ठीक है, तो के जो है वो क्या हो जाएगा, एज ए इंटीजर यूज होगा, के इज इक्वल टू में इंटीजर। अब इसने क्या बोला, जब इस तरीके से प्रॉपर्टी होती है तब तो आपका क्या होता है कि ये कॉन्ग्रुएंस होता है। इन द केस, इसने बोला कि अगर आपका केस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ एम, ए माइनस बी जो वो मल्टीपल है एम का, एंड ईच नंबर ए और बी सेट टू बी रेजिड्यू ऑफ द अदर। देखो इसने क्या बोला कि अगर ए माइनस बी जो है वो इस तरीके से है, मल्टीपल है किसी भी एनी नंबर का, एम के का, और ईच नंबर ए हो चाहे बी हो, वो अगर इसका रेजिड्यू है, इसका मतलब अंश है, तो हम क्या कहेंगे, रेजिड्यू ऑफ अदर। मतलब अगर ए जो है वो बी का रेजिड्यू है, ए इज रेजिड्यू ऑफ बी अगर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसे बोला जाएगा कि एम। इनकॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, एम जो है वो ए माइनस बी का क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है, देन ए इज कॉल्ड द इनकॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। उसके अलावा अगर आप देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि इसने क्या बोला कि जैसे 31 है, 31 इज इक्वल टू में 7 लिखा हुआ है और मॉड्यूलो जो है वो 4 लिखा हुआ है। आप क्या करोगे, इसको इससे घटा दोगे, 31 माइनस में 7, ये जो है 7 ये इधर आ जाएगा, तो 31 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो, मॉड्यूलो एम रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको घटाओ, घटाने पर क्या आता है, 28 आता है, और यहाँ क्या है, जीरो, मॉड्यूलो क्या है, 4 है। तो देखो 4 जो है वो 28 को क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
क्लियर है। इसी तरीके से इसने एक सेकंड केस लिया कि माइनस का 79 है और आपके पास 9 दे दिया और यहाँ पर मॉड्यूलो 5 दे दिया। अगर मैं इस 9 को उधर लेके जाती हूँ, माइनस का 79 माइनस का 9 और यहाँ क्या है, मॉड्यूलो 5 है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 18 और यहाँ 8, माइनस का 88, जबकि माइनस का 88 जो है वो मॉड्यूलो 5 से क्या डिवाइड होगा, कम्प्लीटली नहीं होगा। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट। ये क्या रहेगा आपका, इनकॉन्ग्रुएंट रहेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 71 होता, एक एग्जांपल लेके 71 ले लूँ अगर मैं, और यहाँ पर 9 होता और यहाँ पर मॉड्यूलो m होता 5, और अगर मैं 71 को इधर लेके आती हूँ, 0 बच गया यहाँ पर, यहाँ क्या बच गया, मॉड्यूलो 5 बच गया। अब देखो 11 में से 9 गए 2, यहाँ क्या बचा 62 और 0, क्या ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, नहीं करता, तो ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। क्या कहलाएगा ये, इनकॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये इसको क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट। अब इसने जो है एक थ्योरम दी हुई है, क्या कहा थ्योरम के अंदर कि एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, कि एक इंटीजर जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होता है, अपने ही खुद के रिमाइंडर के साथ। किसके साथ होता है, रिमाइंडर के साथ। तो देखिए एन इंटीजर इज सेड टू बी इट्स रिमाइंडर। देखिए एक इंटीजर जो है वो कैसे अपने रिमाइंडर के ही बराबर आ जाता है। अब आपको अगर मैं बता दूं कि जैसे कि a जो है, a इज कॉन्ग्रुएंट में b लिखा हुआ है मॉड्यूलो m, ये जो b आया हुआ है बेटा, ये इसका रिमाइंडर ही तो होता है। एक तरह से b जो है वो इसका रिमाइंडर ही है। ठीक है, तो ये कैसे जो है डिविजिबल होता है m से, वो हमें बताना है। अगर मैं लेट कर लूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसकी थ्योरम है उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर मैं लेट कर लूँ, लेट r बी द रिमाइंडर, r जो है वो क्या है, बी द रिमाइंडर है, r इसका रिमाइंडर मान लिया मैंने। ठीक है, r क्या है, रिमाइंडर है। अगर r रिमाइंडर है और डिवाइड करता है, डिवाइड a बाय m, a जो है वो डिवाइडेड है m से, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, देखो अगर a डिवाइडेड है m से, अगर a को मैं m से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है r, और यहाँ पर कोशेंट जो है कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है, तो मैं इसको अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो इसको कैसे लगाएंगे हम कैसे लिखेंगे, m क्या हूँ प्लस r इज इक्वल टू में a, m क्या हूँ प्लस r इज इक्वल टू में a। ठीक है, और a m क्या हूँ को यहीं रहने दो, ये क्या हो जाएगा, a माइनस में r हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इससे बात करूं m जो है वो डिविजिबल, देखो अब यहाँ देखो अगर मैं m को इसके नीचे ले आऊँ तो m जो है a माइनस r को डिविजिबल कर रहा है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। बिलिटी m जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, a माइनस r को। अगर m a माइनस r को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स क्या होगा कि r जो है वो क्या आ रहा है, एज ए रिमाइंडर आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है r के, क्योंकि r उधर आ रहा है ना, तो यहाँ लिख सकते हो ना मॉड्यूलो m। आगे मेरी बात समझ में कि देखो a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है r के, r को अगर उधर लेंगी तो a माइनस r हो जाएगा और मॉड्यूलो m हो गया। तो यही तो मुझे बताना था कि हमें ये बताना था कि आपको ये r जो है वो एज ए रिमाइंडर होता है। यहाँ जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं एज ए रिमाइंडर आती है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सेकंड थ्योरम है उसमें क्या दिया हुआ है। सेकंड थ्योरम में आपको उसने बोला कि इफ यदि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो m के, देन a एंड b जो है वो लीव द सेम रिमाइंडर। अगर इस तरीके से है तो a जो है वो भी सेम रिमाइंडर छोड़ता है और b भी सेम रिमाइंडर छोड़ता है। व्हेन जब डिविजिबल बाय m, जब हम इसको m से डिवाइड करते हैं, a को अगर हम m से डिवाइड करते हैं, b को अगर m से डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों का जो रिमाइंडर है ना वो सेम आता है। ये वाली बात मुझे बतानी है। तो देखो मैं क्या लेके चलूँ, अगर मैं सबसे पहले ऐसे कर दूँ
कि R जो है, यहाँ देखो, अगर मैं इसमें ले लूँ कि अगर M इसको डिवाइड करता है तो R1 रिमाइंडर आता है, और M इस B को डिवाइड करता है तो R2 रिमाइंडर आता है। और अगर मैं इन दोनों R1 और R2 को इक्वल प्रूफ कर दूँ तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखिए कैसे करेंगे। सेकंड थ्योरम में क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि A कॉन्ग्रुएंट है किसके, B मोडुलो M के। ये चीज़ मुझे गिवन है। आपको पता है कि A माइनस बी अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मोडुलो M हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि M जो है वो डिवाइड करता है, M डिवाइड्स A माइनस बी को। M जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, A माइनस बी को। लेट कर लिया हमने कि लेट R1 एंड R2 बी द रिमाइंडर ऑफ A एंड B डिवाइडेड बाय M। ठीक है, डिवाइडेड बाय M। कैसे, आपको पता है कि अगर ये रिमाइंडर है, अगर मैं M से A को डिवाइड करती हूँ और रिमाइंडर मेरा R1 आता है, R1 की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा इससे छोटी होगी, क्योंकि अगर वो इसके बराबर होगी तो मैं आगे सोल्व करती रहूँगी, इससे बड़ी होगी तब भी आगे सोल्व होगा, इससे छोटी होगी तभी तो आगे सोल्व नहीं होगा ना। तो हम क्या कहेंगे कि R1 की वैल्यू है या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 लेस देन M हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर सेकेंड जो केस है, सेकेंड अगर मैं B के केस में R2 मान रही तो R2 की वैल्यू क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी, और लेस देन किससे होगी, M से लेस देन होगी। क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको डिवाइड में लिख रही हूँ तो ये क्या वन मान लो आप, या कुछ भी मान लो, A1 मान लो, क्या वन मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो M जो है वो इससे डिवाइड करेगा, तो मैं क्या लिखूँगी, M जो है वो इससे डिवाइड कर रहा है, तो मान लीजिए आपने इसको A1 मान लिया, तो A1 M प्लस में क्या हो जाएगा, R1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, A के। इसी तरीके से B वाले में क्या करेंगे हम, B वाले में ये B1 मान लिया, ये M प्लस में R2 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है, अब आपको पता है कि M जो है वो डिवाइड करता है A माइनस बी को, और A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, M A, इसको इस तरीके से लिखेंगे, M A की वैल्यू क्या है, A1 M प्लस में R1 माइनस में B1 M प्लस माइनस में R2, ये आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि M जो है, अगर हम इसको सोल्व करें, M वाले को इकट्ठा लिख लें, M, या क्या बच गया, A1 माइनस में B1, ठीक है, प्लस R1 माइनस में R2। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, M, अब देखो यहाँ A1, ये क्या, R1 माइनस में R2 है, R1 माइनस में R2, रिमाइंडर जो है R1 की वैल्यू, अब ये तो इकट्ठा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो ये A1 माइनस B1 को भी डिविजिबल है, और ये R1 माइनस में R2 को भी डिविजिबल करता है। आपको पता है कि R1 माइनस में अगर R2 है वो क्या होगा, लेस देन M होगा। कैसे, देखो, जब R1 की वैल्यू भी लेस देन M है और R2 की वैल्यू भी लेस देन M है, तो जब इन दोनों में से कुछ ना कुछ घटेगा वो तो लेस देन M होगा ही होगा, या नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 4 की वैल्यू भी लेस देन M है और 3 की वैल्यू भी लेस देन M है, तो इनमें से जब मैं कुछ घटाऊंगी तो वो भी तो लेस देन M होगा। ठीक है, हो गया क्लियर। तो क्या हो जाएगा कि अगर लेस देन M है, दूसरा एक केस और था, वो हमारा क्या था कि ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, 0 के बड़ा होगा या 0 से इक्वल होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि एक बार तो R1 माइनस में R2 ले लेती हूँ जो कि 0 के बराबर है, एक बार मैंने ले लिया R1 माइनस में R2 जो कि लेस देन M है। क्लियर है, बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, अगर मैं इससे करती हूँ तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 के बराबर आ गई। R1 जो है वो क्या आ गया, R2 का। यही तो मुझे बताना था कि देखो, जब मैं M को डिवाइड करती हूँ A से तब मेरे पास R1 है, और M को डिवाइड करती हूँ B से तब मेरे पास R2 है, और मैंने इन दोनों के रिमाइंडर को R1 और R2 को अगर इक्वल प्रूफ कर दिया तो इट मीन्स मेरा ये क्या कहेगा
कि आपका जो ये m जो है वो a को डिवाइड करे चाहे b को डिवाइड करे, हर केस में मेरे पास रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो R1 और अगर R2 सेम आ गया तो हर केस में चाहे m a को डिवाइड करे चाहे m b को डिवाइड करे, हर केस में मेरा ये जो है रिमाइंडर सेम रहेगा। क्लियर है? इतनी बात प्रूफ हो गई। उसके बाद मुझे जो इसका कन्वर्ज करना है, उसने ये बोला है कि कन्वर्जली भी प्रूफ करो। कन्वर्जली मतलब अब आप इसको लेके चलो कि R1 जो है वो R2 के बराबर है और आपको ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है कि a माइनस बी जो वो मॉड्यूलर m की है। उल्टा प्रूफ करना है। अब हमें उल्टा प्रूफ करना बिल्कुल ही आसान है। कैसे? आपको पता है कि m जो है वो m डिवाइड करता है, m डिवाइड्स a एंड b दोनों को डिवाइड करता है। अगर m a को डिवाइड करता तो a इज इक्वल टू में क्या जाएगा, a1m आ गया, प्लस में क्या आएगा, r1 हो गया, r हो गया। r1 क्यों नहीं दिया, r1 ले लेती चलो। b जो है वो क्या करेगा, b1m प्लस में r2। लेकिन बाय द डेफिनेशन ये चीज़ अब मुझे गिवन है। गिवन क्या है मुझे, गिवन है r1 इज इक्वल टू में r2 गिवन है। ठीक है, अगर ऐसा है तो दोनों की जगह पर मैं क्या ले सकती हूँ, एक जैसी चीज़ ले सकती हूँ। तो a इज इक्वल टू में a1m प्लस में r1 और b इज इक्वल टू में b1m प्लस में r1 ले सकती हूँ ना, सेम टू सेम। दोनों का मैंने क्या ले लिया, सेम टू सेम ले लिया। आपको पता है अगर मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ सेकंड में, क्यों? क्योंकि मुझे a कॉन्ग्रुएंट b लेके आना है और मॉड्यूलो m लेके आना है। ठीक है, a माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, मॉड्यूलो m के बराबर है। तो मैं इसमें से इसको घटा सकती हूँ। तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो a माइनस बी इज इक्वल टू में a1 माइनस में b1 m प्लस में r1 में से r घटाओगे तो 0 हो गया। क्लियर है? तो ये चीज़ मेरे पास क्या है, बच जाएगी। अब आपको पता है कि a1 माइनस में a2 ये क्या होता है, ये कोई ना कोई इंटीजर है, कोई ना कोई इंटीजर है। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट a1 माइनस में b1 इज इक्वल टू में k मान लिया मैंने। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a माइनस में b इज इक्वल टू में km हो गया। अगर ये km है तो देखो a माइनस बी को a जो है m जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ m जो है वो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगी तो b जो है a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो m के। बस यही तो मुझे प्रूफ करना था, कन्वर्जली में यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड जो थ्योरम है उसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड थ्योरम में द रिलेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इसने क्या बोला, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने सेट में पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो तीनों चीजें जो है इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें प्रूफ करनी है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको एक तो इस तरीके से देगा और लगा के इक्विवेलेंस रिलेशन वाला। तो आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन में हम क्या करते थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूफ करते थे। दूसरा आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि मान लीजिए सिर्फ आपको एक नंबर में ये वाला ऊपर वाला पूछ ले, 2 नंबर में नीचे वाला पूछ ले, 2 नंबर में नीचे वाला पूछ ले, अलग अलग भी पूछ सकता है और तीनों इकट्ठे देकर भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको किस तरीके से ही पूछ सकता है। आपके इस क्वेश्चन को पूछने के 4 तरीके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो जब आपको इस तरीके से दे रखा हो a और a, देखो ये दोनों चीजें अगर बराबर दे रखी है तो ये कौन सा केस होता है, रिफ्लेक्सिव। और जब आपको a और b दे रखा है और b और a, तो कौन सा केस होता है आपका, सिमेट्रिक। हम यही करते थे ना कि a प्लस बी और b प्लस ए। देखो रिफ्लेक्सिव में तो मैं क्या करती थी, सेम वाले एलिमेंट लेती थी, a और a लेती थी। और सिमेट्रिक में क्या हम क्या करते थे, a और b और a लेते थे। और जो ट्रांजिटिव होता था, ट्रांजिटिव, उसमें हम क्या लेते थे, a b c और c a, तीसरे से रिलेशन होता था, वो होता था हमारा ट्रांजिटिव। तो तीनों चीजें हमें कैसे प्रूफ करनी है। आपके पास रिलेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी दिया हुआ है, तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन तो आपको पता ही है, बाय द डेफिनेशन क्या होगा कि a कॉन्ग्रुएंट होगा b मॉड्यूलो m के।
हो गया। अगर इसमें क्या होगा कि m जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस बी को, क्योंकि अगर मैं a माइनस बी को ऐसे लिख दूं और बराबर में मॉड्यूलो m कर दूं तो a माइनस बी को m क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव का केस अगर मुझे बात करें, फर्स्ट केस अगर मैं लूँ रिफ्लेक्सिव का, तो मुझे दोनों चीज़ें सेम रखनी है। तो मैं क्या करूँगी, m जो है वो किसको करेगा, a माइनस ए को डिवाइड करेगा। अगर a माइनस ए को करेगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, a इज इक्वल टू में a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m, ये लिख सकते हैं हम। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड जो केस होगा वो क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस ए, ऐसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, a कॉन्ग्रुएंट होगा b मॉड्यूलो m के। अगर ऐसा है तो क्या होगा कि m जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। दूसरा केस जो होगा वो b कॉन्ग्रुएंट है a मॉड्यूलो m के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m जो है वो डिवाइड करेगा b माइनस ए को, करेगा ना। तो देखो m जो है वो a माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, m जो है वो b माइनस ए को भी डिवाइड करता है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि a कॉन्ग्रुएंट हो गया b मॉड्यूलो m के, और देन दूसरा केस जो है वो क्या होगा, b कॉन्ग्रुएंट होगा a मॉड्यूलो m के। ठीक है, तो हेंस रिफ्लेक्स ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये क्या होगा, सिमेट्रिक। जो थर्ड केस है वो क्या है कि a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो m, तो m क्या करेगा, डिवाइड करेगा a माइनस बी को। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, b कॉन्ग्रुएंट है c मॉड्यूलो m, तो m क्या करेगा, डिवाइड करेगा b माइनस सी को। अगर मैं ले लूँ c a मॉड्यूलो m, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा c माइनस a को। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे प्रूफ करनी है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, a और c का यूज है। किसका यूज है, a और c का। अगर मैं इसके अंदर b की वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ क्या हो जाएगा कि a बराबर में अगर मैं b की जगह पर c मॉड्यूलो m कर दूँ, क्लियर है मेरी बात, मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो देखो ये क्या आ जाएगा, a माइनस सी आ गया ना। a जो है वो क्या कर रहा है, c को कर रहा है। अगर a कॉन्ग्रुएंट अगर c आ गया तो इट मीन्स क्या है कि m जो है वो डिवाइड करता है c माइनस a माइनस सी को। ठीक है, तो देखो थर्ड केस भी अराइज हो गया या नहीं हो गया, कि मैंने क्या किया कि पुट कर दी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, पुट b कॉन्ग्रुएंट c मॉड्यूलो m इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, तो ये हमारी चीज़ आ चुकी है। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि हम क्या लेके चले थे, ये वाली चीज़ें हमारे पास गिवन थी कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो m के, और b जो है वो कॉन्ग्रुएंट है c मॉड्यूलो m के। देन जो a जो है a इज कॉन्ग्रुएंट टू c, तो a इनकॉन्ग्रुएंट c मॉड्यूलो m, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो तीनों जब केस आ चुके हैं, प्रूफ हो चुका है, एक रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर तीनों केस प्रूफ हो चुके हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m दिया हुआ है, तब आपको ये बताना है कि a प्लस एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा b प्लस एक्स मॉड्यूलो m का, या फिर a एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा b एक्स मॉड्यूलो m का, वेयर एक्स इज एन इंटीजर। ये वाली चीज़ जो है वो मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो m के। इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी जो है वो डिवाइडेड बाय a है, a ठीक है, m से डिवाइड है। अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको m, मुझे यहाँ पर a प्लस एक्स इज इक्वल टू में b प्लस एक्स लेके आना है और मॉड्यूलो m लिखना है। यहाँ पर ये वाली चीज़ मुझे लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगी कि m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है, तो a माइनस बी करके प्लस एक्स माइनस एक्स लिख सकती हूँ मैं, कुछ भी ऐड कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा करते तो m जो है वो क्या आ जाएगा,
ए प्लस में एक्स हो गया, माइनस में बी प्लस एक्स हो गया क्लियर। तो इट मीन्स क्या है कि ये अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन में लिखूं तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलो एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया मेरे पास। सेकंड जो है वो मेरा क्या कहता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स और मॉड्यूलो एम होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स क्या है, ए एक्स माइनस में बी एक्स और यहाँ क्या आना चाहिए, मॉड्यूलो एम आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे लेके आएंगे, आपको पता है यहाँ से इस रिलेशन से m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है। इसके अंदर मैं कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है कि हम कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो m जो है वो मैंने मान दिया a x, भाई इंटीजर से मल्टीप्लाई है, a x माइनस में b x हो गया, ठीक है। मैंने इसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि ए एक्स जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड्यूलो एम। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यही तो सेकंड प्रूफ था, बस हमें इतना ही करना था, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन इसके जो थ्योरम है 5th 6th 7th 8th 9th वो हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।